पढ़ रहे थे सेप्टिक शॉक। तो सिंड्रोम सिमिलर है सेप्टिक शॉक की तरह, इस तरह का होता है कॉम्प्लिकेशन नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में, जैसे सीवियर बर्न में भी ऐसा होता है, ट्रॉमा, पैनक्रियाटाइटिस में एंड अदर कंडीशन में। कलेक्टिवली इन रिएक्शंस को हम सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम सर्स कहते हैं, सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। यानी इसमें डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होती है, हाइपोटेंसिव शॉक हो जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में हाइपोग्लाइसीमिया या फिर रेजिस्टेंस इंसुलिन की हो जाती है। तो ये ट्रायड जो है ना, 3 चीज़ें हो रही है ना, तो इसको हम सेप्टिक। वी नेक्स्ट कंसीडर द प्रोसेस ऑफ द रिपेयर, जो कि हीलिंग रिस्पॉन्स होता है टू द टिश्यू डिस्ट्रक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लामेशन या अदर कॉजेज़ की वजह से। सबसे पहले ये समरी भी देख लेते हैं। सिस्टेमिक इफेक्ट इन्फ्लामेशन के क्या है, उसमें फीवर आ जाता है, उसमें साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 स्टिमुलेट करवाएंगे प्रोडक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की और हाइपोथैलेमस में से, ये फीवर हो गया। फिर प्रोडक्शन होती है हमारे एक्यूट फेज प्रोटीन्स की, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड अदर सिंथेसिस स्टिमुलेट करती है साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 6 की वजह से एक्टिंग ऑन द लिवर सेल्स। ल्यूकोसाइटोसिस भी होती है सिस्टेमिक इफेक्ट में, साइटोकाइंस कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर स्टिमुलेट कराते हैं ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन बोन मेरो में से। सिवियर इन्फेक्शन में सेप्टिक शॉक में फाल ब्लड प्रेशर का हो जाता है, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होती है और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मिटी जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया या फिर टिश्यू इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपोटेंशन वगैरह। तो ये ट्रायड को हम कहते हैं सेप्टिक शॉक, और ये इंड्यूस होता है बाय हाई लेवल ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड अदर साइटोकाइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू रिपेयर। ओवरव्यू टिश्यू रिपेयर का देखते हैं सबसे पहले। क्रिटिकल टू द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर द डैमेज जो कि किसी टॉक्सिक इंसल्ट से हुआ है, इन्फ्लामेशन से हुआ है, या फिर इनफैक्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स किसी माइक्रोब को या इंजर्ड टिश्यू को ना कि सिर्फ एलिमिनेट करता है इन डेंजर्स को, लेकिन आल्सो सेट करता है इनटू द मोशन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। रिपेयर डैमेज टिश्यू का 2 तरह से होता है, 2 तरह के रिएक्शन से। रीजनरेशन ऑफ द रीजनरेशन होती है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द रेजिडुअल जो कि अनइंजर्ड सेल्स होते हैं उनके प्रोलिफरेशन से, और मैचुरेशन टिश्यू के स्टेम सेल्स से, और डिपोजिशन कनेक्टिव टिश्यू के टू फॉर्म अ स्कार। यानी या तो रीजनरेशन होगी अनइंजर्ड सेल्स की और मैचुरेशन टिश्यू स्टेम सेल्स की होगी, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन स्कार फॉर्मेशन से। ये फिगर देखिए, इसमें मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू रिपेयर दिखाया गया है। मैकेनिज्म में रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन फॉलोइंग द माइल्ड इंजरी जो कि डैमेज कर रही है एपिथेलियम को लेकिन अंडरलाइंग टिश्यू को नहीं कर रही, ठीक है, और ये रिजॉल्व हो जाती है बाय रीजनरेशन। बट आफ्टर सम मोर इंजरी सिवियर जो कि डैमेज करती है कनेक्टिव टिश्यू को, तो रिपेयर जो है स्कार फॉर्मेशन के साथ होता है। कुछ टिश्यूज एबल होते हैं, रीजनरेशन देखें तो कुछ टिश्यू एबल होते हैं टू रिप्लेस द डैमेज्ड कंपोनेंट और एसेंशियली रिटर्न कर जाते हैं टू अ नॉर्मल स्टेट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन होती है जब प्रोलिफरेशन होती है सेल की जो सर्वाइव कर जाते हैं इंजरी को और वो रिटेन कर रहे होते हैं कैपेसिटी टू प्रोलिफरेट। फॉर एग्जांपल कोई रैपिडली डिवाइडिंग एपिथेलिया है हमारी स्किन का और इंटेस्टाइन का, एंड इन सम पैरेन्काइमल ऑर्गन्स में, नोटेबली लिवर में भी ऐसा होता है। कुछ अदर केसेस में टिश्यू के स्टेम सेल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं रीस्टोरेशन में ऑफ द डैमेज टिश्यू। हाउएवर जब लोअर एनिमल जैसे कि सैलमेंडर्स और फिश वगैरह रीजनरेट करती हैं अपने इंटायर लिम्ब को या अपेंडेजेस को, मैमल्स को भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू रीजनरेट डैमेज टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड ओनली सम कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट टिश्यू आर एबल टू फुली रीस्टोर देमसेल्फ। फिर दूसरी हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन स्कार फॉर्मेशन होती है। अगर इंजर्ड टिश्यू इनकेपेबल है ऑफ कंप्लीट रेस्टिट्यूशन या फिर अगर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर टिश्यू का सिवियरली डैमेज हो चुका है, तो रिपेयर जो है वो लेइंग डाउन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू यानी स्कार फॉर्मेशन से होता है। या तो इनकेपेबल है रेस्टिट्यूशन का या फिर वो सिवियरली डैमेज हुआ है तब। इस प्रोसेस में रिजल्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ द स्कार। ऑल्दो फाइब्रस स्कार नॉर्मल नहीं होता, तो ये प्रोवाइड करता है इनफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दैट द इंजर्ड टिश्यू इज़ यूजुअली एबल टू फंक्शन। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। टर्म फाइब्रोसिस ऑफन यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ द टर्म फाइब्रोसिस ज़्यादातर यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव डिपोजिशन कोलेजन की जो कि लंग्स में होता है, लिवर में, किडनी में और अदर ऑर्गन्स में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, या फिर मायोकार्डियम में आफ्टर एक्सटेंसिव इस्केमिक नेक्रोसिस इन्फेक्शन। अगर फाइब्रोसिस डेवलप कर जाती है टिश्यू स्पेस में ऑक्यूपाइड बाय द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट, उस स्पेस में, तो उसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, एज इन द ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया में जो कि लंग को अफेक्ट करती है। आफ्टर मेनी कॉमन टाइप ऑफ इंजरी दोनों रीजनरेशन और स्कार फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करती हैं वेरिंग डिग्री टू अल्टीमेट रिपेयर।
दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं प्रोलिफरेशन वेरियस सेल्स की एंड क्लोज इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दरमियान। पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल मैकेनिज्म और सेलुलर प्रोलिफरेशन के और रीजनरेशन के, और फिर सैलिएंट फीचर देखेंगे रीजनरेशन के और हीलिंग के बाय द स्कार फॉर्मेशन, और कंक्लूड करेंगे विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द cutaneous wound healing and fibrosis scarring in the parenchymal organs as illustrations of the repair process. सेल्स एंड टिश्यू रीजनरेशन देख लेते हैं। रीजनरेशन इंजर्ड सेल्स की और टिश्यूज़ की इन्वॉल्व करती है सेल की प्रोलिफरेशन, यानी पहले तो सेल प्रोलिफरेट करेंगे जो कि ड्राइवन होगा बाय द ग्रोथ फैक्टर्स से, और ये क्रिटिकली डिपेंड करता है इंटेग्रिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे, और एंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल से भी होती है रीजनरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योर सेल्स की डेवलपमेंट से, स्टेम सेल्स की। बिफोर डिस्क्राइबिंग द एग्जांपल ऑफ द रिपेयर बाय द रीजनरेशन, हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन का इन दिस प्रोसेस। जनरल प्रिंसिपल सेल प्रोलिफरेशन की चैप्टर 1 में समराइज हुई हैं। सेल प्रोलिफरेशन सिग्नल्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म देख लेते हैं। सेवरल सेल टाइप्स प्रोलिफरेट करती हैं टिश्यू के रिपेयर के दौरान। ये इंक्लूड करते हैं रेमिनेंट ऑफ द इंजर्ड टिश्यू हो गए जो कि अटेम्प्ट करते हैं टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन, वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हो गए ताकि नई वेसल्स बने और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो टू रिपेयर प्रोसेस, फाइब्रोब्लास्ट हो गए जो कि सोर्स हैं द सोर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्कार टू फिल द डिफेक्ट दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय रीजनरेशन। एबिलिटी टिश्यूज़ की कि वो रिपेयर के अपने आप को वो डिटरमाइन होती है इन पार्ट बाय द इंट्रिंसिक प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी के साथ। कुछ टिश्यू समटाइम जिसको हम लेबाइल टिश्यू कहते हैं, उनके जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली लॉस्ट हो जाते हैं और उनको कंटिन्यूली रिप्लेस होना होता है नए सेल्स के साथ, लेबाइल टिश्यूज़ को, जो कि डिराइव होते हैं टिश्यू के स्टेम सेल्स में से और रैपिडली प्रोलिफरेटिंग इमैच्योर प्रोजेनिटर्स से। इस तरह के टिश्यूज़ की टाइप्स जो है इंक्लूड करती हैं हमारे हेमेटोपोएटिक सेल्स बोन मैरो में, और इसके अलावा मैनी सरफेस एपिथेलिया जैसे कि बेजल लेयर, स्क्वामस एपिथेलिया ऑफ द स्किन की, ओरल कैविटी की, वेजाइना की, सर्विक्स की, क्यूबोइडल एपिथेलियम डक्ट्स का जो ड्रेन करती है हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड को जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गए, पेनक्रिया, बिलियरी ट्रैक वहाँ का, कोलमनार एपिथेलियम हो गया जीआईटी का, यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का, ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गया यूरिनरी ट्रैक का। ये टिश्यूज़ ना रेडिली रीजनरेट करते हैं आफ्टर इंजरी एज लॉन्ग एज द पूल ऑफ द स्टेम सेल बरकरार है। अदर टिश्यू अब हो गए, ये लेबाइल टिश्यू हो गए। अदर टिश्यू अब जैसे स्टेबल टिश्यूज़ जो हैं वो बने हुए होते हैं नॉर्मली G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल से, और हेंस वो प्रोलिफरेट नहीं करते, लेकिन ये कैपेबल हैं डिवाइडिंग के इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी या फिर लॉस ऑफ द टिश्यू मास। टिश्यू में इसमें आ जाते हैं हमारे पैरेनकाइमा मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऑर्गन के, जैसे कि हमारा किडनी आ गया, उनका पैरेनकाइमा किडनी का, लिवर का, पेनक्रियास का। एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल सेल्स भी नॉर्मली क्विएसेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोलिफरेट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ फैक्टर्स, अ रिएक्शन जो कि पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग में। कुछ टिश्यूज़ हो गए जैसे कि परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू का ये होता है कि कंसिस्ट करते हैं टर्मिनली डिफरेंशिएटेड नॉन प्रोलिफरेटिव सेल, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो गए, कार्डियक मसल सेल्स हो गए। ठीक है, इंजरी इन टिश्यूज़ में इरिवर्सिबल रहती है, याद रखिएगा, और इसमें स्कार बन जाएगा क्योंकि सेल्स रीजनरेट नहीं कर पाते। स्केलेटल मसल सेल्स जो है ना वो यूजुअली कंसीडर होते हैं नॉन डिवाइडिंग, लेकिन सैटेलाइट सेल जो अटैच होते हैं एंडोमाइजियल शीथ के साथ, वो इनको कुछ रीजनरेटिव कैपेसिटी मसल को प्रोवाइड करती है। एंडोमाइजियल शीथ के साथ जो सैटेलाइट सेल होते हैं, सेल प्रोलिफरेशन ड्राइव होती है बाय सिग्नल जो कि प्रोड्यूस होते हैं मैनी ग्रोथ फैक्टर्स से फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैनी ऑफ द डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर डिस्क्राइब हुए हैं यहाँ पे, सम ऑफ विच एक्ट करते हैं मल्टीपल सेल टाइप से, वाइल अदर्स जो हैं वो सेल टाइप स्पेसिफिक होते हैं। ग्रोथ फैक्टर टिपिकली प्रोड्यूस होते हैं सेल्स से जो कि एट द साइट नियर होते हैं एट द साइट ऑफ डैमेज से, उन्हीं सेल्स से जो आसपास होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इन ग्रोथ फैक्टर्स के हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं जो एक्टिवेट होते हैं किसी टिश्यू इंजरी में, लेकिन एपिथेलियल और स्ट्रोमल सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरह के ग्रोथ फैक्टर। सेवरल ग्रोथ फैक्टर बाइंड करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के साथ और डिस्प्ले हो जाते हैं एट द साइट ऑफ द टिश्यू इंजरी एट हाई कंसनट्रेशन पे। सारे ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट करेंगे सिग्नलिंग पाथवेज को, जो कि जाके अल्टीमेटली इंड्यूस करेगा चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन
that drive the cell through the cell cycle and support the biosynthesis of the molecule and organelle जो कि cell division के लिए चाहिए. In addition to responding to the growth factor, cell use करते हैं integrins to bind to the extracellular matrix proteins and signals from the integrins can also stimulate the cell proliferation. रीजनरेशन के प्रोसेस में प्रोलिफरेशन रेजिडुअल सेल्स की सप्लीमेंट होती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स. चैप्टर 1 में हमने इंट्रोड्यूस किया द मेजर टाइप ऑफ द स्टेम सेल. एडल्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम सेल रीजनरेशन के लिए आफ्टर द इंजरी वो टिश्यू के स्टेम सेल्स होते हैं. ये स्टेम सेल्स स्पेशलाइज निचेस में रहते हैं और ये बिलीव है कि ये इंजरी ट्रिगर करती है सिग्नल्स को इन निचेस में से जो एक्टिवेट करती है क्विसेंट स्टेम सेल्स को टू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू द मैच्योर सेल्स जो रीपॉपुलेट करेंगे इंजर्ड टिश्यू को. अभी जो है मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं टिश्यू रीजनरेशन का. इंपॉर्टेंस रीजनरेशन की इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द इंजर्ड टिश्यू वेरी करती है डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज़ में एंड विद द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी के साथ भी. अब देखिए एपिथेलिया जो इंटेस्टाइनल ट्रैक का है स्किन का हो गया, इंजर्ड सेल रैपिडली रिप्लेस हो जाएंगे जब प्रोलिफरेशन होगी रेजिडुअल सेल्स की. ठीक है, और डिफरेंशिएशन होगी सेल्स की फ्रॉम द टिश्यू स्टेम सेल्स प्रोवाइडिंग द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट. वो बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होनी चाहिए तभी ये या तो स्टेम सेल से या फिर स्टेम सेल्स की प्रोलिफरेशन से होगी रीजनरेशन या फिर रेजिडुअल सेल्स की प्रोलिफरेशन से. रेजिडुअल एपिथेलियल सेल्स ना ग्रोथ फैक्टर्स बनाती हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. न्यूली रीजनरेटेड सेल माइग्रेट करेंगे और फिल करेंगे डिफेक्ट को क्रिएटेड बाय द इंजरी और टिश्यू इंटेग्रिटी रिस्टोर हो जाएगी. देखिए फिगर में 3.23 में जो मैंने आपको बताया रीजनरेशन का. ठीक है, टिश्यू रीजनरेशन होती है पैरेन्काइमल ऑर्गन्स में भी जिनके सेल्स कैपेबल हैं प्रोलिफरेशन के, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिवर जो कि यूजुअली लिमिटेड प्रोसेस होता है. ठीक है, लिवर में पैनक्रियास हो गए, एड्रीनल, थायराइड और लंग को कुछ रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है. सर्जिकल रिमूवल किडनी का एलिसाइड करेगा रिमेनिंग किडनी को कि वो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करे कि उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया भी प्रॉक्सिमल डक्ट सेल्स की. मैकेनिज्म जो अंडरलाई करता है इस रिस्पॉन्स को वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन लाइकली है ये इन्वॉल्व करे लोकल प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल्स विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी लिवर की टू रीजनरेट हैज़ मेड इट वैल्यूएबल मॉडल फॉर स्टडिंग दिस प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड बिलो. रिस्टोरेशन नॉर्मल टिश्यू के आर्किटेक्चर की सिर्फ होती है अगर रेजिडुअल टिश्यू का स्ट्रक्चरली जो है ना रेजिडुअल टिश्यू इंटैक्ट है, तो रिस्टोरेशन नॉर्मल टिश्यू आर्किटेक्चर की होगी. फॉर एग्जांपल पार्शियल सर्जिकल रीसेक्शन ऑफ द लिवर के बाद ऐसा होता है पार्शियल. बाय कॉन्ट्रास्ट अगर इंटायर टिश्यू डैमेज हो गया है किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से तो रीजनरेशन इनकम्प्लीट होगी और इसमें स्कारिंग हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एक्सटेंसिव जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है लिवर की विद द कोलैप्स ऑफ द रेटिकुलन फ्रेमवर्क जैसा कि लिवर एब्सेस में होता है तो स्कार फॉर्मेशन हो जाती है इवन दो रिमेनिंग लिवर सेल्स को कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट करें. नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं लिवर रीजनरेशन. ह्यूमन का लिवर जो है ना उसको रिमार्केबल कैपेसिटी है टू रीजनरेट एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इट्स ग्रोथ आफ्टर पार्शियल हिपेक्टेक्टोमी के बाद जैसा देखा गया है, जो कि परफॉर्म की जाती है ट्यूमर रिसेक्शन के लिए या फिर लिविंग डोनर हेपेटिक ट्रांसप्लांटेशन के लिए. माइथोलॉजिक इमेज ऑफ द लिवर रीजनरेशन इज़ द रीग्रोथ लिवर की जो कि प्रोमिथस है, लिवर ऑफ द प्रोमिथियस. हाँ ये प्रोमिथियस की है जो खाया जाता था हर दिन बाय एन ईगल सेंट बाय जियस एज अ पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग द सीक्रेट ऑफ फायर एंड रीग्रू एवरी नाइट. वो हर रात रीग्रू करता था उसका लिवर और हर दिन उसको वल्चर्स आके खाते, ईगल्स आके खाते थे. रियलिटी आल्दो लेस ड्रामेटिक है और स्टिल क्वाइट इम्प्रेसिव है. रीजनरेशन लिवर की होती है दो मैकेनिज्म से, एक होती है प्रोलिफरेशन रिमेनिंग हेपेटोसाइट्स की, इसके अलावा रीपॉपुलेशन होती है प्रोजेनिटर सेल्स की विच मीन्स प्ले द डोमिनेंट रोल डिपेंड करता है इंजरी की नेचर पे. देखें प्रोलिफरेशन ऑफ द हेपेटोसाइट फॉलोइंग द पार्शियल हेपेक्टेक्टोमी ह्यूमंस में रीसेक्शन जो कि 90% तक ऑफ द लिवर की हो जाए तो वो करेक्ट हो सकती है प्रोलिफरेशन रेजिडुअल हेपेटोसाइट्स की मदद से. ये प्रोसेस साइटोकाइंस की मदद से ड्राइवन होता है जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 जो कि कपफर सेल्स में से प्रोड्यूस होता है एंड बाय द ग्रोथ फैक्टर जैसे कि हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, और ये मैनी सेल टाइप्स से प्रोड्यूस होता है.
लिवर रीजनरेशन प्रोजेनिटर सेल्स में से अब कैसे होती है? इन द सिचुएशन जब प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी हिपेटोसाइट की ही इम्पेयर हो गई हो, जैसे कि क्रोनिक लिवर इंजरी के बाद या फिर किसी इन्फ्लामेशन के बाद, तो प्रोजेनिटर सेल्स जो है ना लिवर में कंट्रीब्यूट करते हैं रीपॉपुलेशन में। जैसे चूहों में ये प्रोजेनिटर सेल्स को ओवल सेल्स कहा गया है, क्योंकि इनकी जो शेप है वो न्यूक्लियाई उनकी शेप की वजह से। सम ऑफ द प्रोजेनिटर सेल्स जो है ना रिजाइड करते हैं स्पेशल नीचेस में, जिसको कैनाल ऑफ हेरिंग कहा गया है, जहाँ पे बाइल कैनालिकुलाई कनेक्ट करती है होती है विद लार्जर बाइल डक्ट। सिग्नल जो ड्राइव करते हैं प्रोलिफरेशन of the progenitor cells and their differentiation into the mature hepatocyte, वो टॉपिक ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है। तो हमने कहा कि प्रोजेनिटर सेल कहाँ पे होते हैं? कनाल ऑफ हेरिंग में। रिपेयर की थोड़ी समरी देख लेते हैं। डिफरेंट टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं, एपिथेलियल, हेमेटोपोइटिक टिश्यू। नॉर्मली क्विएसेंट सेल्स जो है वो भी कैपेबल हैं प्रोलिफरेशन के, जैसे पैरेन्काइमल ऑर्गन्स वगैरह के। नॉन डिवाइडिंग जो है न्यूरॉन्स और स्केलेटल और कार्डियक मसल हैं। रीजनरेटिव कैपेसिटी टिश्यू की किस पे डिपेंड करती है? प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स पे। सेल प्रोलिफरेशन पर हमने देखा कंट्रोल सेल साइकिल से होती है, जो स्टिमुलेट होता है ग्रोथ फैक्टर से एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर हमने कहा रीजनरेशन लिवर की क्लासिक एग्जांपल है रिपेयर की इंटर रीजनरेशन। ये ट्रिगर होता है साइटोकाइन से, ग्रोथ फैक्टर से, जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ लिवर मास एंड इन्फ्लामेशन। इन डिफरेंट सिचुएशन में रीजनरेशन होती है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सर्वाइविंग हेपेटोसाइट या रीपॉपुलेशन हो जाती है प्रोजेनिटर सेल्स में से। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं रिपेयर बाय स्कारिंग। इतनी देर से जो हमने देखा वो था सेल एंड टिश्यू की रीजनरेशन में हमने सेल प्रोलिफरेशन पढ़ी, सिग्नल्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे रिपेयर बाय स्कारिंग। तो अगर रिपेयर अकम्प्लिश नहीं हो रहा तो रीजनरेशन अलोन से मतलब अगर नहीं हो रहा रिपेयर, तो ये होता है बाय रिप्लेसमेंट इंजर्ड सेल की विद द कनेक्टिव टिश्यू, जो लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ अ स्कार, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजनरेशन सम रेजिडुअल सेल्स की एंड स्कार फॉर्मेशन, दोनों साथ भी हो सकते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, स्कारिंग हो सकती है अगर टिश्यू सिवियरली इंजर हुआ हो या क्रोनिक और रिजल्ट करे डैमेज ऑफ द पैरेन्काइमल सेल्स एंड एपिथेलिया एज वेल एज टू द कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क को भी, या फिर अगर नॉन डिवाइडिंग सेल इंजर हो जाएं तो स्कारिंग होती है। सिवियरली जो इन सब सेल्स को डैमेज कर ले, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को, पैरेन्काइमल एपिथेलिया को, या फिर अगर वो अनडिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो इंजर हो जाए। इन कॉन्ट्रास्ट टू द रीजनरेशन जो कि इन्वॉल्व करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ द टिश्यू कंपोनेंट, स्कार फॉर्मेशन रिस्पॉन्स करती है पैचेस के अंदर रादर देन रीस्टोर द टिश्यू। ये नहीं होगा, रिस्टोरेशन नहीं होगी, पैचेस बनेंगे। टर्म स्कार ऑफन यूज़ की जाती है इन कनेक्शन टू द वुंड हीलिंग इन द स्किन, लेकिन ये आल्सो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द रिप्लेसमेंट हमारे पैरेन्काइमल सेल्स की इन एनी टिश्यू बाय द कोलेजन एज इन द हार्ट आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। स्टेप देखें स्कार फॉर्मेशन के। रिपेयर जो कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन से होता है उसमें सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं जो फॉलो करते हैं टिश्यू इंजरी को। 3.24 फिगर में भी देख लें, स्टेप्स हैं बाय रिपेयर स्कार फॉर्मेशन। हीलिंग ऑफ अ लार्ज वुंड इन द स्किन, ये एग्जांपल है हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन। ए वाला यानी कि ये फिगर सबसे पहले देखें, इसमें जो है हीमोस्टेटिक प्लग बना है और इन्फ्लामेशन हो रही है। ठीक है, ये देखिए फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स, कैपिलरी है, यहाँ पे ये प्लेटिलेट है, ठीक है, प्लग बना है। बी वाला फिगर देखें तो इसमें जो है ना प्रोलिफरेशन हो रही है एपिथेलियल सेल्स की, ये देखें। तो इसमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाता है वेसल की ग्रोथ से एंड प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट से। तो देखिए एस्कर बन गया है, एस्टर, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन एस्कर और ग्रेन्युलेशन टिश्यू बना है ब्लड वेसल्स से और फाइब्रोब्लास्ट से ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाता है। और ये जो सी फिगर है इसमें देखिए कोलेजन स्कार बना है, रीमॉडलिंग हुई है टू प्रोड्यूस द फाइब्रस स्कार, रीमॉडलिंग से ये फाइब्रस स्कार बना है। मिनटों के अंदर आफ्टर द इंजरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाता है जो कि प्लेटिलेट्स का बना होता है। ये स्टॉप करेगा ब्लीडिंग और प्रोवाइड करता है स्कैफोल्ड फॉर इनफिल्ट्रेटिंग द इन्फ्लामेटरी सेल्स, हीमोस्टेटिक प्लग, ठीक है। इन्फ्लामेशन फिर होती है, दूसरा स्टेप है, ये स्टेप कॉम्प्रेस करता है टिपिकल एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के कीमोकाइंस जो रिलीज होते हैं एक्टिवेटेड प्लेटिलेट्स में से और अदर मीडिएटर जो कि साइट ऑफ इंजरी पे बनते हैं, वो कीमोटैक्टिक एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं और रिक्रूट करवाते हैं
न्यूट्रोफिल्स को और अदर मोनोसाइट को नेक्स्ट 6 to 48 आवर्स में। जैसा कि हमने पहले बताया कि इन्फ्लामेटरी सेल एलिमिनेट कर देते हैं ऑफेंडिंग एजेंट्स को, जैसे माइक्रोब वगैरह को जिसने वूंड में एंट्री ली है, और डेब्रिस को भी क्लियर करते हैं। मैक्रोफेजेस सेंट्रल सेलुलर प्लेयर होते हैं इस रिपेयर प्रोसेस में। M1 मैक्रोफेजेस हमारे माइक्रोब्स को, नेक्रोटिक सेल्स वगैरह को, टिश्यूज़ को क्लियर करेगा और इन्फ्लामेशन को प्रमोट कराएगा टू द इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। जबकि M2 मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करवाएंगे ग्रोथ फैक्टर्स, और ये ग्रोथ फैक्टर प्रोलिफरेशन कराएंगे हमारे सेल टाइप्स की, मैनी सेल टाइप्स की इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिपेयर। जैसे कि इंजूरियस एजेंट और नेक्रोटिक सेल्स क्लियर होंगे, द इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो जाएगी। जबकि ये कैसे इन्फ्लामेटरी फ्लेम एक्सटिंग्विश होता है इन मोस्ट सिचुएशंस ऑफ द इंजरी इज स्टिल नॉट वेल डिफाइंड। फिर सेल प्रोलिफरेशन होती है नेक्स्ट स्टेज में, जो कि टेकन अप होता है 10 दिनों के अंदर। सेवरल सेल टाइप, जिसमें हमारे एपिथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं, हमारे एंडोथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं, वास्कुलर सेल्स, अदर फाइब्रोब्लास्ट, ये प्रोलिफरेट करते हैं 10 दिन के अंदर और माइग्रेट करेंगे ये टू क्लोज द नाउ क्लीन वूंड, उसको बंद करने के लिए। हर सेल टाइप का यूनिक फंक्शन है। अब जैसे एपिथेलियल सेल हो गए तो ये रिस्पॉन्ड लोकली करते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं जो माइग्रेट करेंगे वूंड की तरफ ताकि वूंड को कवर करें। फिर जैसे एंडोथेलियल सेल्स एंड अदर वास्कुलर सेल हो गए तो ये एंजियोजेनेसिस करवाते हैं, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन और प्रोलिफरेशन करवाते हैं उनकी। क्योंकि इंपॉर्टेंस है इस प्रोसेस की फिजियोलॉजिक होस्ट रिस्पॉन्स में एंड इन द मैनी पैथोलॉजिक कंडीशन में, ये डिटेल में बाद में दिखेंगे। इसके अलावा हमने फाइब्रोब्लास्ट देखे तो ये भी प्रोलिफरेट करते हैं और माइग्रेट कर जाएंगे साइट ऑफ द इंजरी में, और वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स ले करेंगे और स्कार बना देंगे। कॉम्बिनेशन प्रोलिफरेटिंग फाइब्रोब्लास्ट का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, नई ब्लड वेसल भी बन रही हैं, स्कैटर्ड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स भी मौजूद हैं, तो इस तरह के टिश्यू जो फॉर्म बनेगा, टाइप ऑफ टिश्यू जो कि यूनिक है टू द हीलिंग वूंड, और इसको हम कहेंगे ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू टर्म जो है ना डिराइव करती है फ्रॉम इट्स पिंक और इसकी सॉफ्ट ग्रेन्युलर ग्रॉस अपीयरेंस होती है, जो कि स्कैब के नीचे देखी जाती है ऑफ अ स्किन वूंड। रीमॉडलिंग देखें तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि डिपॉजिट हो चुका है फाइब्रोब्लास्ट की मदद से और रिकॉग्नाइज हुआ है टू प्रोड्यूस द स्टेबल फाइब्रस स्कार, उस तरह रिकॉग्नाइज हुआ। ये प्रोसेस 2 से 3 दिन में होता है आफ्टर द इंजरी, और ये कंटिन्यू करता है महीनों से सालों तक रीमॉडलिंग का। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो डिपॉजिट हुआ फाइब्रोब्लास्ट की मदद से वो रीऑर्गेनाइज होता है और वो स्टेबल फाइब्रस स्कार बना देता है कनेक्टिव टिश्यू से। हीलिंग जो है ना स्किन वूंड की, वो क्लासीफाई होती है इनटू हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, जो कि प्राइमरी यूनियन है, रेफरिंग टू द एपिथेलियल की रीजनरेशन होती है विथ मिनिमल स्कारिंग, एज इन वेल अपोज्ड सर्जिकल इंसिजन्स में जैसा होता है। दूसरी होती है हीलिंग बाय द सेकेंड इंटेंशन, ये सेकेंडरी यूनियन कहलाती है, रेफरिंग टू द जो लार्जर वूंड होते हैं जो हील होते हैं बाय कॉम्बिनेशन होता है रीजनरेशन का भी, स्कारिंग का भी। क्योंकि फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं दोनों तरह की वूंड हीलिंग में, रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूम फ्रॉम रीजनरेशन टू स्कारिंग। वी डू नॉट मेक दिस डिस्टिंक्शन इन अवर डिस्कशन ऑफ द की इवेंट इन द टिश्यू रिपेयर। नेक्स्ट है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होता है नई ब्लड वेसल की डेवलपमेंट का फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेसल्स में से। ये क्रिटिकल होता है हीलिंग में एट द साइट ऑफ द इंजरी पे और डेवलपमेंट कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए इस्कीमिया की साइट पे। यह अलो करता है ट्यूमर को कि साइज में ग्रो करें बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ देयर ओरिजिनल ब्लड सप्लाई। मच वर्क हैज़ बीन डन टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द एंजियोजेनेसिस, और थेरेपीज भी डेवलप हुई हैं आइदर टू ऑगमेंट द प्रोसेस, एग्जाम्पल टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू अ हार्ट ravaged by the coronary atherosclerosis, or to inhibit it to frustrate the tumor growth or block the pathologic vessel in growth in the wet macular degeneration of the eye. एंजियोजेनेसिस इन्वॉल्व करती है स्प्राउटिंग होती है नई वेसल्स की फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन में से, और ये कंसिस्ट करता है फॉलोइंग स्टेप्स का। ये फिगर देखें, इसमें एंजियोजेनेसिस दिखाई गई है। टिश्यू रिपेयर में एंजियोजेनेसिस होती है मेनली स्प्राउटिंग ऑफ न्यू वेसल्स के साथ। स्टेप जो इस प्रोसेस में होते हैं और मेजर सिग्नल जो इन्वॉल्व होते हैं वो इलिस्ट्रेटेड है। न्यूली फॉर्म्ड वेसल ज्वाइन करेंगे विद द अदर वेसल जो कि नहीं दिखाई गई यहाँ पे, टू फॉर्म द न्यू वास्कुलर बेड। ये देखिए, ये क्विएसेंट वेसल है, यहाँ पे एंजियोजेनिक फैक्टर्स आए, ये पेरिसाइट है इसका, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच वाली, और ये अंदर में एंडोथेलियम है। फिर एंजियोजेनिक फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, लीडिंग टिप सेल है ये, यहाँ पे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और नॉच सिग्नल्स हैं। ये पेरिसाइट इस तरह हो गया, पेरिसाइट की डिटैचमेंट हो गई है जिसको एंजियोपोइटिन कहा गया है, और बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी डिग्रेडेशन हुई है, MMPS। उसके बाद पेरिसाइट रिक्रूट हो गए हैं
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इस तरह हो गया और इलोंगेशन हो गई है वास्कुलर स्टाक्स। उसके बाद फॉर्मेशन हो गई न्यू वेसल की। इसमें ऐसा होता है कि वेजोडाइलेशन होती है इन रेस्पॉन्स टू द नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी होती है इंड्यूस्ड बाय वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से। ठीक है, परमिएबिलिटी बढ़ी, वेजोडाइलेशन हुई। अब सेपरेशन हो जाएंगे हमारे पेरिसाइड्स फ्रॉम एल्ब्यूमिनल सरफेस में से, और ब्रेक डाउन होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का टू अलो द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वेसल स्प्राउट। माइग्रेशन एंडोथेलियल सेल्स की होगी फिर टुवर्ड द एरिया ऑफ द टिश्यू इंजरी। उसके बाद प्रोलिफरेशन होगी इन्हीं एंडोथेलियल सेल की जस्ट बिहाइंड द लीडिंग यानी फ्रंट टिप के ऑफ द माइग्रेटिंग सेल। फिर हमने फिगर में देखा रिक्रूटमेंट हुई पेरी एंडोथेलियल सेल्स की, पेरीसाइट्स की फॉर द स्मॉल कैपिलरीज एंड स्मूथ मसल सेल्स फॉर लार्जर वेसल टू फॉर्म द मैच्योर वेसल। फिर सेपरेशन हो गई एंडोथेलियल की प्रोलिफरेशन की, और माइग्रेशन एंड डिपोजिशन हुई किसकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ये सजेस्ट हुआ है कि एंडोथेलियल प्रोजेनिटर सेल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं हमारी बोन मैरो में, एंडोथेलियल प्रोजेनिटर सेल्स बोन मैरो में, और ये रिक्रूट होते हैं टू प्रोमोट द न्यू वेसल की फॉर्मेशन। हाउएवर ये सेल्स लाइकली हैं टू प्ले अ माइनर रोल, अगर एनी है भी तो रोल एंजियोजेनेसिस में उसका एसोसिएटेड है विथ हीलिंग ऑफ मोस्ट वुंड्स। द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस इन्वॉल्व करता है सेवरल सिग्नलिंग पाथवे, एक सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, फिर टिश्यू एंजाइम्स। सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर्स देखें। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ए स्टिमुलेट करता है दोनों माइग्रेशन भी और प्रोलिफरेशन भी एंडोथेलियल सेल्स की, और थस इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ द कैपिलरी स्प्राउटिंग इन द एंजियोजेनेसिस। ये वेजोडाइलेशन को प्रमोट करता है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ए बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड की, और फॉर्मेशन ऑफ द वास्कुलर ल्यूमेन को कंट्रीब्यूट करता है। फाइब्रोब्लास्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ना, मेनली FGF2 जो है वो प्रोलिफरेशन एंडोथेलियल सेल्स की ही कराता है, ये प्रोमोट करता है माइग्रेशन लेकिन मैक्रोफेजेस की और फाइब्रोब्लास्ट की टू द डैमेज एरिया, और स्टिमुलेट करवा देगा एपिथेलियल सेल्स की माइग्रेशन एपिथेलियल की टू कवर द एपिडर्मल वुंड्स। न्यूली फॉर्म जो वेसल्स होती हैं नीड टू बी स्टेबिलाइज्ड बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ द पेरिसाइड्स एंड स्मूथ मसल सेल्स एंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर जिसमें प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा भी आ जाता है, ये जो है ना लाइकली है टू पार्टिसिपेट इन द स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिक्रूट करता है हमारे स्मूथ मसल सेल्स को